नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें किसान आंदोलन, जिसका ये एपिसोड 2 है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के कपास के काश्तकार दिनेश कुलकर्णी अपने 50% कपास उत्पादन की बिक्री न होने के कारण हताश है। वे कहते हैं, पिछले साल बारिश का मौसम काफी लंबा चला और इस साल महामारी शुरू होने के कारण मेरे पिछले साल का कपास पूरा नहीं बिक सका। दिनेश कुलकर्णी की तरह कपास के हजारों किसानों का उत्पादन पूरी तरह से मंडी से उठ भी नहीं पाया। खुले बाजार में मांग कम और दाम ज्यादा। वही महामारी के कारण सरकार भी एपीएमसी कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत न्यूनतम समर्थक मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से अपने कोटे का हिस्सा खरीद नहीं सकी। कपास के किसानों के लिए ये एक संकट का समय है और ऊपर से हाल में भारत सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि सुधार कानून पारित किए हैं, जिसके विरोध में धान और गेहूं उगाने वाले किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतर आए हैं। कृषि कानून को लेकर यह किसान केंद्र सरकार से नाराज है। आंदोलन केवल उत्तर भारत में ही क्यों है, हमें इसे आगे देखते हैं। पूरी बात को हम समझेंगे। खेती में हो रहे नुकसान को बाद भी दिनेश कुलकर्णी और उनके राज्यों के किसान सड़कों पर क्यों नहीं उतरे, उनके राज्य में विरोध प्रदर्शन न के बराबर क्यों है। इसके जवाब में दिनेश कुलकर्णी कहते हैं कि नए कानून के कुछ पहलू का विरोध उनके राज्य के किसान भी कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर उतरकर नहीं, बल्कि सरकार से बातचीत के जरिए। उन्होंने बताया, हम 5 जून से केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं। सरकार कानून पारित कर दिया, हमारी बात अब तक नहीं मानी है, लेकिन हम मायूस नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लाखों किसानों की सदस्यता वाले भारतीय किसान संघ के सदस्य दिनेश कुलकर्णी यह स्वीकार करते हैं कि किसानों के मसले उत्तर भारत और पश्चिमी दक्षिणी भारत में एक जैसे हैं। वे कहते हैं, किसानों की समस्या हर जगह एक जैसी है। केंद्र और राज्यों की सरकारें एपीएमसी कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत जो हमारे उत्पादन खरीदती है, वो पूरे देश में इसका औसत 10% ही होता है। बाकी 90% किसानों को खुले बाजार में डिस्ट्रीब्यूशन मजबूरी में बेचना पड़ता है। कुलकर्णी के अनुसार खुले बाजार में जो खरीदार, व्यापारी और कंपनी आते हैं, वो किसानों का शोषण करते हैं, इसलिए किसानों की समस्या हर जगह समान है। वह ये भी मानते हैं कि नए कानून से उत्तर भारत के किसानों को अधिक नुकसान उठाने की आकांक्षा पैदा हो सकती है, इसलिए पंजाब की स्थिति अलग है। एपीएमसी के अंतर्गत सरकार के तरफ से पहले से तय हुए दाम में खरीदारी का राष्ट्रीय औसत 10% से कम है, लेकिन इसका उलट पंजाब में 90% से अधिक है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीन पर उगने वाले अनाज को राज्य सरकार एपीएमसी की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं देकर किसानों से खरीद लेती है। इसका मतलब खुले बाजार में केवल 10% उत्पादन की बिक्री की गुंजाइश रह जाती है। दूसरी तरफ देश के लगभग 6000 एपीएमसी में 33% अकेले पंजाब में ही है। नए कृषि कानून के तहत पंजाब का कोई किसान अपने उत्पादन को खुली मंडी में अपने राज्य या राज्य से बाहर कहीं भी बेच सकता है, लेकिन विरोध करने वाले छोटे किसान कहते हैं कि वे एपीएमसी के सिस्टम से बाहर जाकर अपना माल बेचेंगे तो प्राइवेट व्यापारी उनका शोषण कर सकते हैं। इसलिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान एपीएमसी को हटाना नहीं चाहते। हर राज्य में खेती का सिस्टम अलग है। केरल में सीपीआई-एमएल के एक पूर्व विधायक कृष्णा प्रसाद ऑल इंडिया किसान सभा के वित्त सचिव है। वे दिल्ली में है और कानून के विरोध में पूरी तरह से शामिल है। और उनसे पूछा कि किसान की इतनी जबरदस्त नाराजगी पंजाब और हरियाणा में ही क्यों दिख रहा है, तो पश्चिम और दक्षिण राज्यों में क्यों नहीं। इस पर उनका कहना था, हरित क्रांति के कारण कृषि और आर्थिक सिस्टम सभी प्रांतों में अलग अलग है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 खास अनाज उगाए जाते हैं, धान और गेहूं। देश के 6000 एपीएमसी मंडियों में से 2000 से अधिक केवल पंजाब में है। इस सिस्टम के अंतर्गत यहाँ के किसानों को गेहूं और चावल के दाम बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे कई राज्यों से कहीं अधिक मिलते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत सरकार किसानों को न्यूनतम सपोर्ट दाम देने के लिए बाध्य है। कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि
किसानों को डर इस बात का है कि अब नए कानून के तहत एपीएमसी को निजी हाथों में दे दिया जाएगा और सरकार के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई जैसे गल्ला गोदाम का निजीकरण कर दिया जाएगा। छोटे किसानों की हालात सबसे खराब है। दरअसल देश भर में कुल किसानों की आबादी में छोटे किसानों का हिस्सा 86% से अधिक है और वे इतने कमजोर हैं कि प्राइवेट व्यापारी उनका शोषण आसानी से कर सकते हैं। देश की किसानों की औसत मासिक आय 6400 रुपए के करीब है। किसान कहते हैं नए कानून में उनकी आर्थिक सुरक्षा तोड़ दी गई है और उन्हें कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया गया है। कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि नए कृषि कानून में दो ऐसी बातें हैं जिनसे भारत में कृषि और किसानों का भविष्य अंधकार में पड़ता दिखाई देता है। किसान आंदोलन की आवाज उठाने वाली दादी वे कहते हैं कि ये एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ठेके पर की जाने वाली खेती सबसे घातक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां का एक तालुका या गांव के सभी किसानों की जमीन ठेके पर ले सकती है और एक तरफा फैसला कर सकती है कि कौन सी फसल उगानी है। किसान इनके बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे, दादी का कहना है। और उसके बाद कृष्णा प्रसाद के मुताबिक क्या है, सरकार ने नए कानून लाकर कृषि क्षेत्र का निगमीकरण करने की कोशिश की है और इसे भी अंबानी, अडानी और मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले कर दिया है। वे कहते हैं समझने की बात यह है कि निजी कॉर्पोरेट कंपनियां जब आएंगी तो उत्पाद में मूल्य संवर्धन करेगी जिसका लाभ केवल उन्हें होगा, छोटे किसानों को नहीं। आप जो ब्रांडेड बासमती चावल खरीदते हैं वे मूल्य में संवर्धन के साथ बाजार में लाए जाते हैं। किसान को 1 किलो केवल 20 से 30 रुपया ही मिलते हैं, लेकिन मार्केट में वो मूल्य संवर्धन के बाद 150 रुपए से लेकर ब्रांडेड वाले बासमती चावल का दाम 2200 रुपए प्रति किलो तक हो जाता है। लेकिन बेचारा गरीब किसान को 1 किलो के केवल 20 रुपया ही मिल रहे हैं। भारत के कुछ राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रिवाज नए कानून के पारित किए जाने से पहले से ही मौजूद है और कृषि के निजीकरण के उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन अभी ये बहुत छोटे पैमाने पर है। केरल मॉडल सबसे बढ़िया क्यों है? केरल के एक किसान नारायण कट्टी ने बताया कि उनके राज्य में किसानों 50 से 60 की संख्या में कुछ जगह पर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर किसानों ने नए कानून का समर्थन किया है। वे कहते हैं केरल में 82% कोऑपरेटिव्स और वहां किसान इस मॉडल को पसंद करते हैं। असल में केरल में खेती की सबसे अच्छी मिसाल छोटी किसान महिलाओं के कोऑपरेटिव से मिलती है, जिसे राज्य में कुटुंब श्री के नाम से जाना जाता है। इसे राज्य सरकार ने 20 साल पहले ही शुरू किया। आज इस योजना में 4 लाख के करीब महिला किसान शामिल हैं, जो 14 जिलों में 59,500 छोटे समूह में विभाजित की गई है। ये सब्जी, धान और फल उगाती है। 4 से 10 सदस्यों का एक समूह होता है जो उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा मंडी में या तो सरकार को बेच देता है या खुली मंडी में। केरल के कृषि मंत्री सुशील कुमार ने जुलाई में राज्य के कृषि मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि कोऑपरेटिव द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बजाय उनका राज्य सहकारी समितियों और समुदाय के नेटवर्क द्वारा सामूहिक खेती को बढ़ावा दे रहा है, जिसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। राजनीति या किसानों के असल हमदर्द कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक दावा है कि किसानों का आंदोलन पंजाब तक सीमित इसलिए है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इस आंदोलन को स्पॉन्सर कर रही है। वे कहते हैं किसानों कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है, हम जो कानून लेकर आए वो कांग्रेस पार्टी के 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में है, आपको मिल जाएगा, वहां जाकर देखिए। पंजाब सरकार केंद्रीय कृषि बिल को नकारने के लिए अलग कानून लाई है जो उनके अनुसार किसानों की मांगों को पूरा करता है। तो अब आंदोलन किस बात का? महाराष्ट्र के किसान दिनेश कुलकर्णी और केरल के किसान नारायण कुट्टी से बात करके समझ में आता है कि उन्हें भी आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ लगता है। हालांकि केरल के पूर्व विधायक कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि सियासत बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां कर रही है। उनके अनुसार जब मोदी जी विपक्ष में थे तो उनकी पार्टी ने कांग्रेस सरकार के ऐसे प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया था और अब सत्ता में आकर उन्होंने कांग्रेस का ही प्रस्तावों को लागू कर दिया है।
तो अब कांग्रेस परेशान हो रही है। कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि सच तो ये है कि केवल मोदी जी की आलोचना करना सही नहीं है। कृषि क्षेत्र का निगमीकरण कांग्रेस पार्टी ने 1991 में ही शुरू कर दिया था। तो फिलहाल